ప్రతి సోషల్ మీడియా కామెంట్కి దీనికి నలిగిపోకండి. అట్లా మీకు దమ్ముండి తిరిగి కొట్టండి. ఎట్లా దాడి చేయాలి అలా చేయండి. కాదు ఇప్పుడే కళ్యాణ్ చెప్పాడులే కానీ నెగిటివ్ స్టార్ట్ చేశాడు, వీడి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నా కానీ నేను నచ్చిందంటే నాకైతే నాకు సెకండ్ హాఫ్ నచ్చకపోతే దగ్గర ఎర్రిపు అంటుంది కొద్ది అండాస్తా లంచ్ నెగిటివ్ చేస్తే కథలు కొజ్జా పూక మాట్లాడితే లంచ్ ఎవడ్రా నువ్వు పెట్టే చెప్పరా నీ జాతి నీ అమ్మ ఎర్రిపు మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసి మ్యూట్ లో పడి కొజ్జా నైట్ ఏందిరా నువ్వు ప్రీమియర్ అయ్యా నచ్చకపోతే ఆఫీస్ ఎంతరా నీ బతుకు లంచ్ మీరు పెట్టేది మడ్డలో అమ్మ గాజులు నువ్వు వేసుకోర మనిషి బుద్ధి చూడక ఈ అమ్మ కన్వర్టెడ్ రైస్ రైస్ కథలు నువ్వు బతికా. डिलिमिटेशन इसलिए किया जाता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ताकि रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ताकि जनता की जितने भी मसाइल है, जितने भी समस्याएं हैं, उनका कोई हल निकाला जाए, उनका कोई परिष्कार निकाला जाए, ताकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी ढंग से फंक्शन करे. पर हो क्या रहा है? 1971 तक हर 10 साल में सेंसस होता था, 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होता था. जब इंडिया को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, आई थिंक इनिशियली वी स्टार्टेड विद अबाउट 430 ऑड पार्लियामेंट सीट्स. बाद में वो संख्या बढ़ी, 470 प्लस हुआ 61 में. अल्टीमेटली 71 में 543 नंबर पे हम लोग आ पहुंचे. तो 543 को फ्रीज किया गया 71 में. 543 लोकसभा सीट जो है उसको फ्रीज किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये माना कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर एक्सप्लोसिव ऐसे ही आगे निकला तो इसको लेके बहुत समस्या हो सकती है. तो 71 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कहा कि 543 फ्रीज किया गया नंबर, 30 साल के बाद इसको हम फिर रिवाइज करेंगे, सेंसस तो चलेगा, संख्या नहीं बढ़ेगी. और फैमिली प्लानिंग को लागू करना शुरू किया. फैमिली प्लानिंग जब लागू किया भारत सरकार ने, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाया. हुआ ये कि साउथ इंडिया में फैमिली प्लानिंग को ढंग से अमल किया गया. इस वजह से 1948 में जब सदर्न पॉपुलेशन थी 26%, आज वो घट के 19% पे आ गया. पर नॉर्थ इंडिया में कई ज्यादा राज्यों में फैमिली प्लानिंग ढंग से नहीं हुआ. जैसे उत्तर प्रदेश एज एन एग्जांपल, उत्तर प्रदेश में 1950 से लेकर आज तक 239% बढ़त हुई है पॉपुलेशन में. बट केरला में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 69%. अगर आप कल कहोगे डिलिमिटेशन में कि फैमिली प्लानिंग जिन्होंने ढंग से किया भारत के हित में और या भारत सरकार के आदेश अनुसार, उनको अगर आप पनिशमेंट दोगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम करोगे, और जिन्होंने आपके आदेश को पालन नहीं किया उनको अगर ज्यादा आप इंक्रीज करके उनकी आवाज बढ़ाओगे क्योंकि पॉलिटिकली इट सूट्स यू, ये कहां तक जस्ट है, कहां तक इंसाफ है? हमारी सवाल यही है कि अगर आप संख्या बढ़ाओगे, जरूर बढ़ाइए क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बढ़ाना चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ी है. पर अगर आप लॉपसाइडेड करोगे, this will not just be imbalance, this is federal iniquity, this will disturb our federal structure, this will question the very basis for the foundation of our federal structure as enshrined in the constitution, and this is a very, very serious issue. That's our concern today. And fight for our rights in a federal setup, because the whole Dravidian movement is a beacon of light for all of us across the country in terms of fighting for our rights and fighting for our spirit. మొత్తం కేబినెట్ కూర్చోండి, మేము అండగా నిలబడతాం, 1000 మంది వస్తాం. మీరు నిధులు తెచ్చుడో కేబినెట్ కు ఏం కావాలని నేను కోరుకోను సార్. ఆమరణ దీక్ష కూర్చోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ కమిట్మెంట్ అభినందిస్తూ ధన్యవాదాలు. यार जी यहाँ पर है, हिंदी इम्पोजिशन क्या है? वो लार्जली पॉलिटिकल है.
मुझे नहीं लगता कि कोई किसी पे कोई लैंग्वेज इंपोज कर रहा है। You're 100% right, ये sir. पूरी तरह से पॉलिटिकल है। जो भी पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, उनका भी तो प्रोफेशन है। मैं छोड़ दूं अपना काम? ये प्रोफेशनल कंपल्जन है। नहीं, मैं आपको एक चीज कहता हूं, कमलेश जी, एक बात कहता हूं। भारत सरकार जब 50 करोड़ रुपया बजट में रखती है कि हिंदी को प्रमोट करना है पूरे भारत में, और जब एक पैसा भी नहीं देती है तेलुगु को प्रमोट करने के लिए, बांग्ला को प्रमोट करने के लिए, मैं क्या समझूं उसको? हिंदी इंपोजिशन तो नहीं कहूंगा, बट हिंदी को प्रमोट तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रमोशन हो रहा है, पर मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है। मैं यहां पे बैठ के आज हिंदी में आपसे मैं एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्स इन हिंदी एज टू माई बेस्ट एबिलिटी। मुझे किसी ने जबरदस्ती की क्या कि आप हिंदी सीखो? नहीं। पर अगर कल कोई ये कहेगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, और हर राज्य में कल अगर आपको सीआरपीएफ में आना है, या भारत को कोई किसी को आर्मी में आना है, या कोई रेलवेज में काम होना है, तो आपको हिंदी में परीक्षा लिखना पड़े, तो ये तो गलत है। क्योंकि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, क्योंकि भारत का तो कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं। इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। इंडिया हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 300 unofficial languages, some languages which do not even have a script. So all I'm saying is, I'm not going to enforce Telugu on you. Why are you enforcing or imposing Hindi on me? Leave it to the country, leave it to the people of this country. Why are we imposing ourselves on each other? Hindi imposition. See, for example, if Tamil Nadu feels very strongly, or Karnataka feels very strongly, or even Maharashtra feels very strongly, or Telangana feels very strongly, that Hindi should not be imposed, so be it. See, Prime Minister P.V. Narasimha Rao was able to converse in 16 languages, including French, German, and Spanish. So my point is, it is the individual's appetite, it is the individual's interest that should dictate. And also, Kamlesh ji, language is not just political issue. Language is not just a communication tool. Language is also cultural identity. Remember that. See, in fact, the beauty of India is unity in diversity. भी हम लोग बार-बार कहते रहते हैं। अगर आप हिंदी को इंपोज करोगे, हिंदी को जबरदस्ती साउथ में या कहीं और इंपोज करने की कोशिश करोगे, यू आर अंडरमाइनिंग द वेरी आइडिया ऑफ दिस डाइवर्सिटी। यू आर अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री विच इज बेस्ड ऑन आवर ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी। क्यों करना है जबरदस्ती किसी के साथ? तो राज ठाकरे को क्या बोलेंगे? सॉरी, राज ठाकरे मोदी जी या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु के लिए आप क्या फैसिलिटी दिए? सिविल एग्जाम्स में तेलुगु लैंग्वेज पूरा निकाल दे। हिंदुस्तान largest speaking language is Hindi, second largest speaking language is Telugu, third largest speaking language is Bengal. तो आप खाली हिंदी पकड़ कर हमारे सर पे डालने के लिए जो कोशिश कर रहा है, they are saying it's optional. We have a big challenge facing the country. BJP is implementing a policy of demographic penalty. Since 1971, when India decided to adopt family planning as a national priority, South India has done very well, but big states in North India have failed. We become spectacular South. We achieved fastest economic growth, bigger GDP, higher per capita income,